Good morning students. Myself Professor Pavan Kumar Yadav from Department of Mechanical Engineering. Students, हम पढ़ रहे थे ऑपरेशन रिसर्च एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ट्रांसपोर्टेशन मेथड्स। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को वोजल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड्स के बारे में बताया था कि वोजल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड क्या होती है। उसके बारे में डिटेल में बताने के बाद मैंने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट किस तरह से निकालते हैं उसके बारे में बताया। आज हम इसी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की ऑप्टिमिलिटी टेस्ट लगाएंगे। ऑप्टिमिलिटी टेस्ट लगाने के लिए पहले हम प्रीवियस वीडियो में जिस तरह से सॉल्यूशन दिया है उसी तरह से पूरा का पूरा सॉल्यूशन हमने कर रखा है इसमें, ठीक। रो वाइज कॉलम वाइज हमने डिफरेंस क्रिएट करा, पेनल्टीज निकाली, उस पेनल्टीज के बेसिस पर हमने अलॉटमेंट्स किए स्टूडेंट्स। इस अलॉटमेंट्स के बेसिस पर हमने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कैलकुलेट किया। यहां तक आप लोगों को क्लियर है, ठीक। अब इसके आगे चलते हैं हम। अब यहां पर जो अलॉटमेंट है, ये ऑप्टिमिलिटी का मतलब ये है कि यहां पर जो अलॉटमेंट है वहां तो हमें ये पता है कि वहां से हमने ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल ली है, लेकिन इस कॉस्ट को और हम क्या जो है कम कर सकते हैं। और कम करने के लिए जो अनऑक्यूपाइड सेल, जैसे यहाँ 30 लिखा हुआ है, 50 लिखा हुआ है, 70, 30, 40 और 70, इन पर्टिकुलर सेल्स में अगर हम अलॉटमेंट करें तो क्या हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें ऑप्टिमिलिटी टेस्ट करना पड़ेगा। ऑप्टिमिलिटी टेस्ट करने के जो है बहुत सारे मेथड्स हैं, हम उसमें से पढ़ेंगे मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जिसको हम मोदी मेथड भी बोलते हैं। मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं, जैसा हमने प्रीवियस जो सॉल्यूशन लिया था, इस प्रीवियस सॉल्यूशन में ये वाली जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स बनी हुई है कॉस्ट वाली, एज इट इज इस कॉस्ट मैट्रिक्स को हमें लेना है नेक्स्ट उसमें, जहां पर जो अलॉटमेंट हुआ है वही अलॉटमेंट जो है हमने एज इट इज लिया है, ठीक। देख सकते हैं आप यहाँ पर सारे के सारे अलॉटमेंट एज इट इज हैं। पूरी की पूरी मैट्रिक्स को हमने उतार लिया विद अलॉटमेंट। यहाँ तक हमारी पहली स्टेज हो जाएगी। इसमें हमने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमने प्रीवियस जो है निकाला है, वही का वही लिखा है हमने यहाँ पे। अब यहाँ पर पहली स्टेज जो है मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड की फर्स्ट स्टेज जो है वो स्टेज ये है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले डीजेनरेसी का चेक करेंगे। डीजेनरेसी चेक करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ एलोकेशन इज इक्वल टू m प्लस n माइनस 1। मतलब ये है कि जो अलॉटमेंट हुए हैं वो बराबर है नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम माइनस 1 के। तो यहां नंबर ऑफ अलॉटमेंट्स की बात करें, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 अलॉटमेंट्स हैं यहाँ पे। रोज की बात करें और कॉलम्स की बात करें, रोज हैं 1 2 3 3 1 2 3 4 कॉलम्स और 4 रोज हैं माइनस 1। तो यहाँ पर 6 आ गया, ठीक है। 3 + 3 6 हो गया। तो 6 इज इक्वल टू 6, मतलब डीजेनरेसी का केस नहीं। इसके आगे चलते हैं स्टूडेंट्स हम। इसके बाद सेकेंड स्टेज पर हम आएंगे। सेकेंड स्टेज पर हम आते हैं। सेकेंड स्टेज पर स्टूडेंट्स यहां पर हमें कैलकुलेशंस करने हैं। कैलकुलेशंस जो होते हैं वो होते हैं सेकेंड स्टेज में यूवी मेथड। अब ये जो सेकेंड स्टेज आई है ये फर्स्ट स्टेज के बाद आई है। तो फर्स्ट स्टेज में जो हमने वैल्यूज ली थी, फर्स्ट स्टेज में एज इट इज इसी मैट्रिक्स को हमने वहां पर उतार दिया है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है स्टूडेंट्स, ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स वैसा का वैसा ही है। देख सकते हैं आप। इसमें जो अलॉटमेंट है वो भी एज इट इज है, कोई चेंज नहीं है इसमें। यहां पर हम यूआई और वीजे इसमें ऐड ऑन कर लेते हैं। इसमें सप्लाई और डिमांड को हमने हटा दिया। अब यूआई जो लिया है उसमें U1 U2 U3 रो वाइज और कॉलम वाइज वीजे में V1 V2 V3 और V4 लिखा है। अब इसकी जो वैल्यूज हैं उसको निकालने का एक मेथड होता है और उस मेथड को कहते हैं यूवी मेथड। अब यूवी मेथड का जो फॉर्मूला है वो है CIJ इज इक्वल टू UI प्लस VJ। अब इस फॉर्मूले को सिर्फ और सिर्फ ऑक्यूपाइड सेल या अलॉटेड सेल के लिए, जिसमें एलोकेशंस हो चुके हैं, सिर्फ उसी सेल के लिए इस फॉर्मूले का यूज करना है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर एलोकेशंस हो चुके हैं। अब एलोकेशंस हो चुके हैं तो हम यहां पर CIJ की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी, फिर इसकी और इसकी। अब यहाँ पर अगर हमारे पास 2 वैल्यूज नोन हैं तो हम तीसरी निकाल सकते हैं। ये 2 वैल्यूज नोन हो या ये 2 वैल्यूज नोन हो।
तीसरी को निकालने के लिए 2 चाहिए, तो ये तो नॉन है ही ऑलरेडी हमारे पास। जैसे एग्जांपल लेते हैं पहले वाले कॉलम के लिए, तो पहले वाले कॉलम और पहले वाले रो मतलब C11 की बात कर रहे हैं, CIJ रो और कॉलम है ना। तो यहां पर 19 आ गया CIJ C11। अब C1 में U1 और V1 की वैल्यू देखिए, U1 की कोई वैल्यू है नहीं हमारे पास, V1 की कोई वैल्यू नहीं, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, U और V में से किसी एक को पहले हम 0 मान लें। तो 0 मानने के लिए हमारे पास जो है बाय डिफॉल्ट जो रूल कहता है कि अगर सारे एलोकेशंस रो वाइज और कॉलम वाइज अगर इक्वल हैं तो हम U1 को 0 मान लें, या फिर किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोकेशंस हुए हैं तो उस वाले पर्टिकुलर कॉलम को हम 0 मान लें। तो यहाँ हम देखते हैं रो वाइज, यहाँ 2 एलोकेशंस हैं स्टूडेंट्स, यहाँ 2 एलोकेशंस हैं, यहाँ 2 हैं, मतलब इक्वल है, तो यहाँ हम 0 नहीं पुट कर रहे हैं। फिर यहाँ पर 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 एलोकेशंस है, यानी पूरी टेबल में इस वाले कॉलम में सबसे ज़्यादा एलोकेशंस है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमने 0 को पुट कर दिया। 0 को पुट कर लेने के बाद हम इसके आगे चलते हैं। हमारे पास अब एक अननोन है और 2 नोन है। अब हमने शुरुआत यहीं से करनी है। शुरुआत जब हम यहां से करेंगे तो V4 को हमने 0 ले लिया। अब V4 पे हम वैल्यूज किस किस की निकाल सकते हैं, C14 की, C24 की, C34 34 14 24 और 34 तीनों की वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। तो पहले हम इस पे चलते हैं, CIJ मतलब 10 इज इक्वल टू UI जो निकालना है यानी U1 प्लस VJ मतलब V4 जो कि 0 है, ठीक है। तो यहां से हमने वैल्यूज निकाली, U1 की वैल्यू आ गई 10। इसी तरह C24 की बात कर रहे हैं हम, 24 है 60 इज इक्वल टू U2 प्लस 0, ठीक है स्टूडेंट्स। तो U2 की वैल्यू हमने यहाँ पर 60 निकाल ली। इसी तरह C34 की बात करें हम, 34 की वैल्यूज निकाली हैं, तो यहाँ पर 20 हो गई CIJ वैल्यूज दिख रही है आपको। फिर UI मतलब U3 की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर हम बात कर रहे हैं V4 की, 4 की बात कर रहे हैं हम, V4 की वैल्यू हमने यहाँ पर 0 ले ली, ठीक है। तो U3 की वैल्यू यानी U1 U2 U3 की वैल्यू जो है हमारे पास 10 60 और 20 ये निकल आई। अब इन वैल्यूज के साथ अब हम इसी के कोऑर्डिनेट्स पे चल के जो है दूसरी वैल्यूज यानी V1 V2 और V3 को फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हम पहले पे चलेंगे, ये नोन है हमारे पास, ये भी नोन हो गया। अब हम V1 को निकाल सकते हैं, तो हमने 19 इज इक्वल टू 10 प्लस V1, ठीक, इसमें V1 निकाल लिया। इसी तरह हमने यहाँ पर एलोकेशन है, यहाँ पर हमने 40 इज इक्वल टू 60 प्लस V3 मतलब इस वाली वैल्यू को ले लिया, तो V3 की वैल्यू निकाल ली। फिर हमने इस वाले एलोकेशन है यहाँ पर भी, तो यहाँ पर ले लिया 8 इज इक्वल टू 20 प्लस V2, ठीक, V2 की वैल्यू यहाँ पर निकाल ली हमने। अब हमारे पास V1 V2 V3 की वैल्यू है स्टूडेंट्स, यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ देख सकते हैं आप कि V1 V2 V3 की वैल्यू निकल गई, U1 U2 U3 की वैल्यू निकल गई स्टूडेंट्स। इसके आगे हम चलेंगे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके आगे चलेंगे हम DIJ की वैल्यू निकालेंगे हम स्टेप 3 में। DIJ के लिए जो है वो अनऑक्यूपाइड सेल के लिए ही निकलती है वैल्यूज, DIJ इज इक्वल टू CIJ माइनस UI प्लस VJ। अब यहाँ DIJ की वैल्यू नेगेटिव या फिर 0 नहीं होनी चाहिए, अगर होती है तो वहां पर हम लूप मेकिंग करते हैं और लूप को जो है उससे वैल्यूज को ट्रांसफर करते हैं। अब यहाँ पर हमने जो प्रीवियसली देखा है प्रीवियस स्टेप में, यहाँ पर जो एलोकेशंस लिखे हुए हैं स्टूडेंट्स एज इट इज, जो कि बुजेल्स अप्रॉक्सीमेशन से निकले हुए थे, अभी तक एज इट इज हम वैसे ही चल रहे हैं। अभी तक हमने इसमें कोई भी चेंज ओवर नहीं किया है ताकि जो है हम आगे वैल्यूज को बढ़ा सकें, ठीक है। अब हमने इसी तरह यहाँ पर भी उसी वैल्यूज को लिया है सारी की सारी और DIJ की वैल्यू निकाली यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स। DIJ की वैल्यू निकाली CIJ माइनस UI प्लस VJ, ठीक। अब यहाँ पर CIJ यहाँ पर निकाला है अनऑक्यूपाइड सेल के लिए, वो निकल रहा था CIJ ऑक्यूपाइड के लिए, ये निकल रहा है अनऑक्यूपाइड के लिए। मतलब अनऑक्यूपाइड कौन सा है, यहाँ पर कोई एलोकेशन नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर एलोकेशन नहीं है, यहाँ पर एलोकेशंस नहीं है, यहाँ पर एलोकेशन नहीं है, यहाँ पर एलोकेशन नहीं है। एक बार और आपको क्लियर कर देता हूँ इस वाले उसमें, यहाँ पर आपको दिख रहा है एलोकेशन, नहीं, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है आपको, यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पर एलोकेशन नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, बाकी ये जो दिख रहे हैं ये एलोकेटेड सेल, ठीक है ना। तो इन्हीं पर वैल्यूज निकलेगी। तो मतलब यहाँ पर हम बात करें
D12 मतलब पहली रो सेकंड कॉलम, D13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 21 ये, 22 मतलब ये, 31 मतलब ये और 33 मतलब ये वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, इन पर हमें वैल्यूज़ निकालनी है। फिर हमने यहाँ पर वैल्यूज़ निकाली फॉर्मूले को रखकर। यहाँ पर हमने वैल्यूज़ निकाली 32, 52, 1, -18, +11 और 30। अब यहाँ पर सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव आ रही है सिर्फ इसको छोड़कर, यानी D12 की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ रही है, बाकी सब पॉजिटिव आ रहा है। अब हमें यहाँ करना क्या है कि D12 की वैल्यू मतलब हम यहाँ पर चलेंगे, यहाँ पर हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे, उस पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो हमने यहाँ पर सिलेक्शन कर लिया पॉइंट का। ठीक है, अब यहाँ पर जब सिलेक्शन हो चुका है हमारा, तब यहाँ पर हमें ये देखना है यहाँ सिलेक्शन किस बेसिस पर हुआ, यहाँ नेगेटिव वैल्यूज के बेसिस पर। यहाँ नेगेटिव वैल्यू थी स्टूडेंट्स, और हमने यहाँ पर बोला ये कंडीशन ये बोलती है नेगेटिव और जीरो नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव और जीरो है तो उस सेल में हम एलोकेशन कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमने वैल्यूज़ ले ली। अब यहाँ पर हम बनाएंगे लूप। लूप मेकिंग जो है उसकी कुछ जो है कंडीशंस होती हैं। लूप मेकिंग के लिए हमने क्या करना पड़ता है, पहले तो अनऑक्यूपाइड जहाँ सेल है वहाँ से स्टार्ट होगा लूप, और ख़त्म भी वहीं पर होगा जहाँ से लूप स्टार्ट होगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि उस वाले सेल को हम पॉजिटिव लेंगे और फिर अल्टरनेटिवली नेगेटिव पॉजिटिव जो है अलॉटमेंट करते जाएंगे, साइन कन्वेंशन करते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया, इस वाले पर्टिकुलर सेल को हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक, इसको किस बेसिस पर करा, क्योंकि यहाँ -18 आ रहा था, इस वाले पर अनऑक्यूपाइड सेल पर नेगेटिव वैल्यू आ रही थी। अब हमें लूप मेकिंग करनी है। अब लूप का कंडीशन ये होती है कि जब वो जाता है तो ऑक्यूपाइड सेल पर ही जाएगा, अनऑक्यूपाइड पर नहीं जाएगा, और जब जाएगा तो वहाँ से 90 मूव करेगा। तो यहाँ से हम गए यहाँ पर, फिर यहाँ से हमने यहाँ पर मूव किया, फिर यहाँ से हम मूव करें यहाँ पर, फिर यहाँ से हमने यहाँ पर मूव करा। इसके आगे हम जो है इसको बाईपास कर यहाँ तक गए। अब ये हमने ऐसे ही क्यों बनाया, दूसरे तरीके से क्यों नहीं बताया, अब मैं ये बताता हूँ। इसका रूल ये बोलता है कि सिर्फ जो खाली सेल है वहाँ से स्टार्ट होगा, वहाँ अनऑक्यूपाइड चलेगा, लेकिन इसके बाद हर जगह ऑक्यूपाइड सेल ही आना चाहिए। अब अगर ऊपर जाते हैं हम तो ऊपर अनऑक्यूपाइड जा नहीं सकता, यहाँ नहीं जा सकता, नीचे जा सकता है ऑक्यूपाइड है, फिर यहाँ से यहाँ पर मूव नहीं कर सकता अनऑक्यूपाइड है, यहाँ पर मूव कर सकता ऑक्यूपाइड, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद 90 मूव करना है, जहाँ ऑक्यूपाइड मिल गया उसको, फिर 90 मूव करा, यहाँ ऑक्यूपाइड मिल गया, फिर 90 मूव करना है। इससे ऊपर भी जा सकते थे इसको बाईपास कर, लेकिन यहाँ से जाते यहाँ पर पहुँचते और उसके बाद फिर यहाँ पहुँचते, फिर यहाँ से जाते तो ये एंड नहीं हो पाता, लूप को हम क्लोज नहीं कर पाते। तो लूप को क्लोज होना भी जरूरी है, तो हमने इसको छोड़ दिया। हम इस पर क्यों आए, क्योंकि हमें लूप को क्लोज करना है। हमने यहाँ पर पहुंचे, यहाँ पर जाने के बाद हम यहाँ पर पहुंचे, यहाँ पर जाने के बाद 90 मूव करना है। ऊपर गए एलोकेशन नहीं है, नीचे गए एलोकेशन नहीं है, यानी इसका मतलब ये है कि ऊपर नीचे हम जा नहीं सकते। अब आगे हम लूप अगर क्लोज करना है तो इसको हमें बाईपास ही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसको कंसीडर करते हैं तो हमको 90 मूव करना पड़ेगा, या तो ऊपर या हमें नीचे जाना पड़ेगा। तो 90 मूव नहीं कर सकते हम इस पर, तो हमने इसको बाईपास किया और आगे बढ़ गए। ठीक है, यहाँ पर हमने कंप्लीट लूप मेकिंग कर ली है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हम जो है रोटेट कराएंगे वैल्यूज को। वैल्यूज की जब हम बात करें तो यहाँ पर हम साइन कन्वेंशन की बात करना है। यहाँ पर हमने पॉजिटिव साइन लिया, फिर नेगेटिव साइन लिया, फिर पॉजिटिव साइन लिया, फिर नेगेटिव साइन लिया। ठीक है, अब ये पर्टिकुलर लूप की बात करेंगे। अब हम यहाँ पर आप देख रहे हैं लूप बना हुआ है। ठीक, इस पर्टिकुलर लूप के अंदर हमने पॉजिटिव साइन लिया, नेगेटिव लिया, फिर पॉजिटिव लिया, फिर नेगेटिव लिया। अब यहाँ पर जो वैल्यूज थी, यहाँ पर वैल्यू जो थी, यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें और यहाँ पर देखें, यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, 0 था। यहाँ पर वैल्यू जो थी 2 थी, यहाँ पर वैल्यू जो थी वो 10 थी, और यहाँ पर जो वैल्यू थी वो 8 थी। ये लिखा हुआ है 8 वैल्यू है, यहाँ पर 10 वैल्यू है, यहाँ 2 वैल्यू है, यहाँ 0 वैल्यू, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर 0 है तो हम सबसे पहले दोनों नेगेटिव वैल्यूज़ को पहले सिलेक्ट करेंगे, ये भी रूल में है। और इनमें से जो नेगेटिव वैल्यू में जो छोटी वैल्यू है, मतलब -2 की बात कर रहे हैं, उसको हम पूरे के पूरे लूप में मूव कराएंगे। तो -2 + 2 0 हो जाएगा, ये यहाँ पर +2 हो जाएगा, यहाँ पर +6 हो जाएगा, और यहाँ पर जाएंगे हम तो +12 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस माइनस। ठीक है, इस 2 की वैल्यू को इसी तरह हम मूव कर देंगे। इस तरह हमने यहाँ पर मूवमेंट कर यहाँ पर वैल्यूज डाल दी। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके बाद हमने निकाला है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ठीक है, अब स्टूडेंट्स जो नया मैट्रिक्स हमारा बनेगा
जो नया मैट्रिक्स हमारा बना है वो ये बना हुआ है, ठीक है। इसमें वैल्यू 5 आ गई, 2 आ गई, 2 आ गई, 7 आ गई, 6 आ गई और 12 आ गई, ठीक। अब इन वैल्यूज़ को हमने इस पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाला, मल्टीप्लाई किया इसके साथ, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके साथ मल्टीप्लिकेशन किया है, 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 फिर इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, वैल्यूज निकाली 743। अब हमारी जो ओरिजिनल वैल्यू थी, ये नया ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आया है इस मैट्रिक्स के साथ, मतलब अगर हम यहाँ करेंगे तो कॉस्ट कम हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी प्रीवियस वैल्यू आई थी वो आई थी 859, ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस वैल्यू जो हमने निकाली थी वो 859 थी, और यहाँ पर अब जो नई वैल्यू आई है वो है 743। इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की ऑप्टिमिलिटी के बाद हमने जो है कॉस्ट को कम किया है, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है। अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, यही मेथड जो यहाँ तक अभी तक हमने सीखी है, अब इसमें आगे हम इटरेशन लगाएंगे और इटरेशन लगाते रहेंगे तब तक जब तक डीआईजे की सभी वैल्यूज, मतलब जो अनऑक्यूपाइड सेल बचे हुए हैं उनकी सभी वैल्यूज पॉजिटिव ना आ जाए, तब तक हम यहाँ पर इटरेशन करते रहेंगे। अब ये पहला इटरेशन था, यहाँ तक खत्म हो गया। अब नेक्स्ट इटरेशन की बात करें, नेक्स्ट इटरेशन में इसी जो मैट्रिक्स है, इसी मैट्रिक्स को हमने लिया है एज इट इज, यही मैट्रिक्स ली है, नई वैल्यूज जो चेंज ओवर हुई है उसके साथ, ठीक। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले स्टेप में हमने यूआई और वीजे वाला लगाया था, तो यूवी मेथड हमने सबसे पहले लगाया। यूवी मेथड में हमने U1 और V1, U2 और V2, U3, V3 और V4 इन सबको लिया। फिर हमने एलोकेशन देखा, यहाँ 2 हैं, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ सिंगल है, यहाँ 2 है, या सिंगल है, यहाँ 2 है, मतलब इक्विलिटी की कंडीशन आ रही है। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट हम जाएंगे और U1 को हम 0 यहाँ पर मान लेंगे। अब U1 को यहाँ पर हम जैसे ही 0 मानेंगे, हमें Cij इज इक्वल टू UI प्लस Vj निकालना है। तो सबसे पहले हम U1 से जो वैल्यूज निकल सकती हैं, यानी ये एक वैल्यू निकल जाएगी V1 की, और दूसरी वैल्यू हम V4 पे निकाल लेंगे। तो पहले हम इसकी बात करें, इस वैल्यू की 19 इज इक्वल टू U1 प्लस V1, ठीक। U1 की वैल्यू तो 0 है और V1 जो है हमें निकालना है, तो V1 हमारा 19 आ गया इससे, ठीक। उसी तरह हम इस वैल्यू को भी निकाल सकते हैं 10 पे, 10 इज इक्वल टू V1 U1 प्लस V4, मतलब ये फोर्थ वाला कॉलम है, ठीक है। तो 10 इज इक्वल टू 0 प्लस V4, तो V4 की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है, एक इसकी वैल्यू आ गई है और एक ये वाली वैल्यू है। अब हमारे पास 3 वैल्यूज है, इसके बेसिस पर हम बाकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। फिर हमने क्या किया, इस V4 से हमने ये U3 की वैल्यू निकाली। U3 की वैल्यू निकालने के लिए हमने 20 इज इक्वल टू U3 प्लस V4 कर दिया हमने, ठीक। V4 हमारे पास 10 था, U3 हमें निकालना था, यहाँ हमने 10 निकाल लिया, U3 भी निकल गया। अब U3 भी आ गया हमारे पास। अब U3 के थ्रू हम V2 को निकाल सकते हैं, तो हमने V2 वाली वैल्यू निकाली यहाँ पर 8 इज इक्वल टू U3 प्लस V2 की वैल्यू निकालनी है हमें। U3 की वैल्यू हमारे पास 10 ऑलरेडी दूसरे इससे आ चुकी थी, तो हमने यहाँ पर निकाल ली, ठीक है स्टूडेंट्स। 10 प्लस V2 आ गया -2 ले लिया हमने यहाँ पर। फिर हमने नेक्स्ट जो है यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास V2 आ गया, V2 के थ्रू हम U2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे U2 की वैल्यू निकाल ली हमने यहाँ पर, U2 प्लस V2, 30 इज इक्वल टू U2 -2, 32 निकाल लिया हमने। फिर उसके बाद हमने V3 की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि अब हमारे पास U2 आ गया है स्टूडेंट्स। इससे हमने V3 की वैल्यू निकाली 40 के थ्रू हमने U2 निकाल लिया, 40 इज इक्वल टू U2 जो कि 32 है ऑलरेडी हमें पता है, और V3 यहाँ पर दिया हुआ है, तो V3 की वैल्यू 8 हमने यहाँ निकाल ली। तो इसी तरह U1 और V1, U2 V2, U3 V3 और V4 इन सब की वैल्यूज हमने इसमें निकाल ली, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज आ गई यूवी मेथड से। फिर आगे नेक्स्ट स्टेज पर हम डीआईजे की वैल्यू निकालेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर डीआईजे की वैल्यू निकालेंगे, तो ये जैसा हमने पुराना मैट्रिक्स लिया था पूरा का पूरा वैसा का वैसे ही है, इसमें किसी भी तरह का कोई चेंज ओवर नहीं दिख रहा है अपने को। अब हमें डीआईजे की वैल्यू कहाँ का निकालनी है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ निकलेगी। D12 यानी यहाँ पे, ठीक।
फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फिर 1 3 यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पर निकलेगी 2 1, ठीक है। उसके बाद 2 4 यहाँ पर निकल सकती है हमारी वैल्यू, 3 1 यहाँ पर निकल सकती है, और 3 3 मतलब यहाँ पर निकल सकती है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये सारी वैल्यूज हमें निकालनी है। हमने जिस तरह से वो निकाली थी u और v की वैल्यू, ये जो u और v की वैल्यू निकाली है हमने यहाँ पर, ये जो सारी वैल्यूज निकाली हैं, ये सारी वैल्यूज और ये जो निकालनी है वैल्यू dij वाली, ठीक है ना। इसी के थ्रू हम पूरी की पूरी जो है निकालेंगे वैल्यूज। अब हमारे पास ये वाली वैल्यूज हैं, अगर हमें ये निकालना है तो d12 की बात करें तो 30, ठीक है ना, dij माइनस ui प्लस vj, dij इज इक्वल टू cij माइनस ui प्लस vj। हम इसकी बात कर रहे हैं, 30 यहाँ ले लिया हमने, माइनस ये u1 लिया हमने 0, ठीक, यहाँ पर 0 है, ये -2 की वैल्यू यहाँ पर आई, देख सकते हैं आप, ठीक है। इससे हमने वैल्यू निकाली। इसी तरह बाकी सारी वैल्यूज निकालेंगे स्टूडेंट्स, और बाकी सारी वैल्यूज जो है हमारी जो आ रही हैं वो सारी की सारी पॉजिटिव आ रही हैं। इस पॉजिटिव वैल्यूज से हमें ये पता चल गया है कि अब फर्दर जो है हमें किसी भी पर्टिकुलर सेल पर एलोकेशन कर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम नहीं कर सकते हम। तो हम कम नहीं कर सकते, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रीवियस जो कॉस्ट निकला था ट्रांसपोर्टेशन का, हम उसे ऑप्टिमम कॉस्ट को मानेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? मेथड बहुत इजी है, सिंपल है, ठीक है। इसको एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छी तरह से हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।